हमारे बहुत प्यारे भारतीय जनतंत्र के एक बहुत गहरे दोस्त सीताराम येचुरी हमारे बीच से परसों विदा हुए और उसका भी असर हम सब लोगों पर है। अभी भी जब हम यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया जाएगा। आप जानते हैं कि उनकी देह को शोध के लिए और अध्ययन के लिए दे दिया गया है, लेकिन अभी सारे लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दफ्तर पर। हमें इस बात का अफसोस है, हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन हम सीताराम येचुरी की याद को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए दोस्तों को सीताराम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है और यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि सीताराम येचुरी का हम सब के लिए क्या महत्व था उनके होने का। आज के वक्त जब हम इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि भारत में बहुसंख्यकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वालों की तादाद बढ़े और उनमें मजबूती आए, उस काम को करने वालों में जो कुछ अगुआ लोग थे उनमें सीताराम येचुरी थे। उनमें यह क़ुव्वत थी कि वे अलग अलग तरह से सोचने वालों से बराबरी से, इज़्ज़त के साथ और दोस्ती के साथ संवाद कर सकें और एक बड़े जनतांत्रिक मंच पर सबको साथ लाने की कोशिश कर सकें। ऐसे लोग बदनसीबी से बहुत कम हो गए हैं और सीताराम का जाना इस वजह से भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। जितने भी जन आंदोलन थे उन सब के लिए, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए जो लोग काम कर रहे थे उन सब के लिए, जो जनतांत्रिक अधिकारों के लिए काम कर रहे थे उन सब के लिए, बराबरी और इंसाफ के हक़ के लिए जितने लोग काम कर रहे थे उन सब के लिए सीताराम येचुरी का जाना एक बहुत बड़ी कमी पैदा करता है। तो हम सब इस कार्यक्रम को शुरू होने के पहले अपने मित्र दोस्त सीताराम येचुरी को याद करते हैं और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेहरबानी करके 1 मिनट उनकी याद में खड़े हों। अब से कुछ दिनों में 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद बनी नई सरकार के 100 दिन पूरे होंगे। हम जब ये जायज़ा ले रहे हैं 100 दिन होने में कुछ ही वक्त है और हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 100 दिनों में और इन 100 दिनों के पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों की स्थिति क्या है, इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। 4 जून को जब 18वीं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए और यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बमुश्किल बहुमत प्राप्त हुआ और विपक्ष की ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो हर जगह यह लिखा गया और कहा गया कि इस जनमत के खास मानी हैं। यह जो जनमत है यह दरअसल सांप्रदायिक और बहुसंख्यकवादी राजनीति को नामंजूर करने वाला जनमत है, जनादेश है और यह धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राजनीति को मजबूत करने वाला जनमत है या जनादेश है। यह देखा गया कि संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ी और विपक्ष की आवाज़ भी सुनाई पड़ी।
हर जगह ये लिखा गया कि अब विपक्ष के गले में जोर आ गया है और ये जोर जनता ने उसे दिया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ दिखलाई पड़ी कि एक तरफ जहां विपक्ष काफ़ी मजबूत हुआ और यह कहा गया कि अब भारतीय जनतंत्र 10 साल के बाद अब लगभग अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट रहा है, जिसमें जो राजनीतिक दल हैं वे एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे और किसी एक का बोलबाला नहीं होगा। विपक्ष की ताकत बढ़ी है। विपक्ष की ताकत बढ़ने का मतलब जनता की ताकत बढ़ना है। लेकिन 4 जून के बाद यह देखा गया कि पूरे भारत में मुसलमानों पर हमलों में अभूतपूर्व तेजी आई। पीट पीट कर मार देने के मामले, जिन्हें मॉब लिंचिंग कहा जाता है, और लिंचिंग जो अब तकरीबन हिंदुस्तान की सारी ज़ुबानों का अपना लफ्ज़ बन गया है पिछले 10 साल में, वो कन्नड़ हो या हिंदी हो या बांग्ला हो या आहमिया हो, हर भाषा का शब्द है लिंचिंग। 4 जून के बाद लिंचिंग की घटनाओं में भी बहुत तेज़ी आई। और दूसरी जो चीज़ दिखलाई पड़ी वह यह, जो 10 सालों में हो रहा था, कि एक तरफ भीड़ या उग्र हिंदुत्ववादियों की भीड़ मुसलमानों को पीट पीट कर मार रही थी, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन बहाना मिलते ही फौरन मुसलमानों के घरों, उनके दुकानों, उनके कारोबार को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा था। जिसे मैं कहना चाहूँगा कि हमने 10 साल में जो चीज़ धीरे धीरे हो रही थी, अचानक हमें दिखलाई पड़ा कि भारतीय राज्य के जो इंस्टीट्यूशनल रिफ्लेक्सेस हैं, वे रिफ्लेक्सेस अचानक बदले हुए दिखलाई पड़े। वे रिफ्लेक्सेस अब हिंदुत्ववादी रिफ्लेक्सेस हैं। यानी अगर एक आरोप लगता है एक मुसलमान पर, तो अगले मिनट प्रशासन बुलडोजर लेकर मुसलमान के घर पहुंच जाता है। और यह घटना उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और दूसरे सारे प्रदेशों में दिखलाई पड़ी। तो एक तरफ विपक्ष मजबूत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान पूरी तरह से असुरक्षित हो गए। और वे सिर्फ भीड़ के हमले के नहीं, बल्कि प्रशासन के हमले के निशाने पर आ गए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में हो रही है, और जो उस तरह दिखलाई नहीं पड़ती क्योंकि उसमें मीडिया की भी उतनी रुचि नहीं, वह है तकरीबन रोज़ाना ईसाइयों पर होने वाले हमले। वे दिखलाई नहीं पड़ते हैं। किसी ईसाई के घर में अगर कोई जन्मदिन की दावत हो रही है या लोग इकट्ठा हुए हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग उस घर में घुस सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, उनकी पिटाई कर सकते हैं, और उस घर के लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह की घटना पूरे भारत से तकरीबन हर हफ्ते आती हुई दिखलाई पड़ती है, और उसको रिकॉर्ड करके रखने का काम भी सिर्फ ईसाई संगठनों का है और किसी संगठन का नहीं। इसलिए ईसाइयों पर जो हमला हो रहा है उसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ईसाइयों और मुसलमानों के हालात क्या हैं, और बराबरी और इंसाफ की जो जद्दोजहद चल रही है, वो जद्दोजहद किस दिशा में जा रही है। ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में हर किसी को अपने तरीके से अपनी भूमिका निभानी है। यह तो तय है, और ये शायद दुनिया में पहली बार चुनाव के ज़रिए हुआ है कि फैसिज्म आ रहा हो और फैसिज्म में दरार डाल दी गई हो। ये पहली बार हुआ है। अगर दुनिया के फैसिज्म के इतिहास को देखा जाए तो पहली बार जनता ने दरार डाली है। और अभी जो हमें दिख रहा है फैसिस्ट, वो उसका कैरिकेचर है।
लेकिन एक दूसरी चुनौती यह है जो समाज के स्तर पर है, और वो चुनौती हिंदू समाज की चुनौती भी है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि जो शिमला में दिख रहा है, जो संजौली में दिख रहा है, जो दूसरी जगहों पर दिख रहा है, जब हम ये देखते हैं कि कोई एक मुसलमान अगर एक हिंदुओं की गली में मकान ख़रीदता है और सारे हिंदू उस गली के खड़े हो जाते हैं कि उसे वो मकान नहीं लेने देंगे, तो ये बीमारी एक समाज की बीमारी भी है, और उस समाज को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हिंदू समाज को भी, और उस जो खुद को हिंदू कहते हैं उनको अपने भीतर काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी।